साथियों नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। साथियों, हम यहां पर क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिए गए एग्जाम पेपर सॉल्व कर लिए, 2022 वाला, 2019 वाला, और आरपीएससी के द्वारा जो लिए गए हैं वो भी सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया गया लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर है, जो 2016 में लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। आपके पास सिर्फ 6-7 दिन का समय है, तो अपना टाइम खराब मत करिए, जितना हो सके पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो, और थोड़ा सा अगर उनके साथ में एक्सप्लेनेशन मिलता रहे तो उनको आप जरूर पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर रिप्लाई करिए। सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया है? ये यहाँ पूछा है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जिसमें कुछ विद्वान के नाम हैं। एक एसआर रंगनाथन है, एक डब्ल्यूसीबी सेयर्स, विलियम ई हलाल और ए नील मेघनन। इनमें से आप लोग जवाब दीजिए कि किसने ये कथन दिया था कि सूचना जो है वो फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली होती है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। ये कथन किसने कहा था? बताइए। सूचना से आप क्या समझते हैं? सूचना जो है वो किसी विषय वस्तु से संबंधित जानकारी का एक संगठित रूप होता है जो डेटा को संदर्भित करता है। समझ गए? तो यहां जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विलियम ई हलाल। इन्होंने सूचना को इस कथन में दिया था। सूचना के लिए उन्होंने इस तरह परिभाषित किया था कि फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली होती है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक होता है जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। ठीक है, तो जितनी परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं पुस्तकालय विज्ञान में, उनको जरूर आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि परिभाषाओं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, विलियम ई हलाल एक अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जिन्होंने सूचना को इस प्रकार परिभाषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया? ये आपसे यहाँ पूछा है। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए। रंगनाथन प्रेजेंटेड ए मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एट द फर्स्ट ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बनारस इन ईयर। अब जल्दी से आप बताइए कि रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय एशिया शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो किस वर्ष में प्रस्तुत किया? ये आपसे पूछा है। यहाँ वर्ष दिए हैं 1931, 1930, 1933 और 1937। जल्दी से बताइए। अगर आपको पता है, आप बता सकते हैं, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पे पारित किया गया था? बताइए जल्दी से। वर्ष 1850 में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटेन में पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अन्य देशों में पुस्तकालय अधिनियम हेतु प्रयास तो किए गए, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ किस प्रकार से ये पुस्तकालय अधिनियम तैयार किए गए। यहाँ ये पूछा है आपसे कि रंगनाथन ने ही पुस्तकालय अधिनियम पारित किया, बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था। ठीक है, तो वाराणसी में कब ये सम्मेलन हुआ था? वर्ष 1930 में। ठीक है, 1930 में
वाराणसी में अखिल भारतीय एशिया शैक्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा ये आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है ना। फिर उसके बाद भारत के बहुत से राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किए गए। तो आपको जिस जिस राज्य में किस वर्ष में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया है उनकी उन वर्षों को भी आप याद करके जाना, क्योंकि यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने कराए भी हैं कि कौन सा ज्यादातर पूछा गया है, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम पेपर है। तो राजस्थान में राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम का ही एग्जाम पूछ लिया था क्वेश्चन, जो 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, देन राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को, ये जहां स्थित है उनके निम्न में से सही क्रम को चुनिए। ये आपको दिया है कि वो कहां कहां स्थापित किए गए हैं। यानी हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय जो है वो कौन से जिले में है, इनमें से आपको बताना है। फर्स्ट पे हरिश्चंद्र होगा, दूसरे पे सुमेर होगा, तीसरे पे यहाँ सरस्वती मंडल होगा और चौथे पे जो है वो महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। जल्दी से आप इसमें कूट देखकर बताइए मुझे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए अब ये एक बात बताइए, यहाँ पूछा है राजकीय सार्वजनिक हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, ये बताइए मुझे कहाँ है, कहाँ स्थापित किया गया था राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय को? जल्दी से जवाब दीजिए। कौन से जिले में अवस्थित किया गया था? झालावाड़ में। तो देखिए सभी को, जिन बच्चों को ओनली राजकीय पता, ये हरिश्चंद्र पता है, तो आप इनमें से मेरे ख्याल से झालावाड़ 3 में है, आइडिया लगा ही सकते हैं कि यहाँ 3 में झालावाड़ दिया है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। सुमेर एक जगह है जो पाली में है। यहाँ इसे इस प्रकार मत समझना कि यहाँ पाली होगा, पाली तो खैर ऑप्शन में दिया भी नहीं है। सुमेर सार्वजनिक जो मंडल पुस्तकालय है वो जोधपुर में है। तो यहाँ 2 ऑप्शन जोधपुर में दे रखे हैं, एक 3rd नंबर वाला, एक 4 नंबर वाला, यानी सेकंड भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय, ये कहाँ पे है? राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय कौन से जिले में है? तो उदयपुर में। सरस्वती मंडल पुस्तकालय उदयपुर में है, जबकि 4 वाले ऑप्शन में जयपुर दे रखा है। ठीक है, और ये जो राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है ये जयपुर में है, जो 4 नंबर पे है, यानी ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा 3 होगा। ठीक है, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय झालावाड़ में है, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में है और राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय उदयपुर में है, देन राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ ये पूछा है, हो सकता है आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाए, तो थोड़ा प्रिपेयर होके जाना इन चीजों के लिए। ठीक है, चलें आगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रेप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ये आपसे पूछा है और आप थोड़ा जल्दी से जवाब मुझे दीजिए कि देश की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में
अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रेप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया था, जो बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया था। चलिए आंसर दीजिए, कौन सी में किया था? रेप्रोग्राफी सेवाओं से आप समझते क्या हैं? रेप्रोग्राफी सेवाएं कौन सी होती हैं ये बताइए जरा मुझे, तब आप बता पाएंगे कि इनका प्रावधान कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। रेप्रोग्राफी सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो किसी दस्तावेज या ग्राफिक्स को पुनः प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, ये रेप्रोग्राफी। समझ गए? जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण किया जाता है, जैसे फोटोग्राफी है या जेरोक्स है। मतलब हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से जिसको हम जिस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं वही रेप्रोग्राफी सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सेवाओं का प्रावधान किया था अनुसंधान में। ठीक है, किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के उद्देश्य से ये रेप्रोग्राफी सेवाओं का प्रावधान 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, समझ आया? अब चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5। किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उस प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो आप मेरे ख्याल से आइडिया लगा ही पा रहे होंगे। जनरली सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सी जगह से किस प्रकार का क्वेश्चन उठाया गया है वो आप पेपर को एनालिसिस करके अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ हमारा आने वाला एग्जाम कैसा होगा। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा डीपली पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जिन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं उनको आप दिमाग लगाकर पढ़िए और कोशिश करिए कि उन्हें भूले नहीं। मतलब इस प्रकार से याद करिए, चाहे भले आपको 2 बार पढ़ना पड़े, चाहे 3 बार पढ़ना पड़े। यानी अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे एक बार में याद नहीं हुआ तो उसे थोड़ा बार बार पढ़िए। ठीक है ना? यहाँ पूछा है कि विच कमीशन रिकमेंडेड दैट लाइब्रेरियन इज नॉट लेस देन ए प्रोफेसर in any case in the university and should be treated equivalent to the professor in his rank, scale, post then service। ठीक है, जल्दी से बताइए। 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का ये एग्जाम पेपर है जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया गया था और इसमें आंसर जो होगा वो सैडलर आयोग होगा, जिसे 1917 में स्थापित किया गया था, सैडलर कमीशन। ठीक है, 1917। इस आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन जो है वो किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है। तो उसके लिए, उस लाइब्रेरियन के लिए ये रैंक, स्केल, पद, सेवा प्रोफेसर की बराबर देनी चाहिए। ठीक है, तो किस आयोग ने की थी ये सिफारिश? सैडलर आयोग ने। बताइए, क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको सैडलर आयोग नहीं दिया जाए, ऑप्शन में ये दे दिया जाए, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, बताइए, इस आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किस उद्देश्य से की गई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ आया? तो सैडलर आयोग ने ही ये सिफारिश की थी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन जो है वो किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है, तो उसको स्केल, रैंक, सेवा उसी प्रकार से देनी चाहिए जिस प्रकार प्रोफेसर को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। INB का अभिप्राय है। INB यानी INB की आपसे फुल फॉर्म पूछी है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। INB का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए।
आईएनवी का पूरा नाम क्या है? आईएनवी की स्थापना जो है वो पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा भारत की 23 प्रमुख भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है, तो थोड़ा याद रखना। ठीक है, 23 प्रमुख भाषाओं में इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा। ठीक है, 23 प्रमुख भाषाओं में इसका प्रकाशन किया जाता है। क्लियर हुआ? इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। इंडियन इंजीनियर बायोग्राफी, या फिर इंडियन नेशनल बायोग्राफी, या इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, या इंडियन नॉर्थर्न बिब्लियोग्राफी। जल्दी से बताइए। यहां जो आंसर टिक होगा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। त्रैमासिक रूप से ये सामने आई थी कब? स्थापना के तहत। ठीक है, लेकिन जून 2000 से इसे मासिक अंक के रूप में नियमित प्रकाशित किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि आईएनवी का प्रकाशन किस रूप में हो रहा है। जब इसे प्रकाशित किया जाना शुरू हुआ था उस वक्त 1958 में, उस वक्त इसको त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। ये भी फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन वर्ष 2000 से इसका प्रकाशन मासिक रूप में किया जा रहा है। ठीक है, यानी वर्तमान में इसे मासिक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। क्लियर हुआ? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये भी ध्यान रखना है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ठीक है, समझ आया? उम्मीद करती हूँ ये इस क्वेश्चन की जितने फैक्चुअल बातें मैंने बताई हैं ये अब सभी आपको समझ में आई होंगी, और इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। 1900 में बगीचा पुस्तकालय यानी गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये यहाँ आपसे पूछा है। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है, क्योंकि उस समय जो 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ करता था उस समय सिलेबस में पूरा जितनी लाइब्रेरियन का सिलेबस है यानी 5-6 यूनिट है वो सभी उसमें दी गई थी। लेकिन अभी इसका पैटर्न चेंज कर दिया 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का, और उसमें पर्टिकुलर एक सिलेबस बनाया है जिसमें कुछ ही टॉपिक जोड़े हैं, यानी कुछ टॉपिक लाइब्रेरी साइंस के हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा है ये ऑल ओवर सिलेबस से है, मतलब जितना ये एग्जाम पेपर है ये पूरे सिलेबस से है। तो आपको यहाँ ये बताना है 1900 में बगीचा पुस्तकालय जिसे गार्डन लाइब्रेरी बोल रहे हैं वो जयपुर में स्थापित की गई थी 1900 में। ठीक है, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी यहाँ बताना है। मिर्जा राजा राम सिंह द्वारा, या राय बहादुर ईशान द्वारा, या फिर सवाई जय सिंह द्वारा, या सवाई प्रताप सिंह द्वारा। जल्दी से आप लोग मुझे आंसर दीजिए, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? बोलिए। 1900 में बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना राय बहादुर ईशान द्वारा की गई थी, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राय बहादुर ईशान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। और सुन लीजिए, इस कार्य की पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन आपको पूछा है कि ऐसे वो कौन से लाइब्रेरियन थे, यानी ऐसे कौन से विद्वान थे, मैं अगर उनका नाम लूं तो जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, वो ये सेवा प्रदान करते थे और इस सेवा को प्रदान करने का इंतजाम भी, यानी कि पुस्तकों का इंतजाम भी वो अपने निजी संसाधनों से करते थे, क्योंकि वो तो फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। समझ गए? उद्देश्य क्या था उनका, किस उद्देश्य से वो फ्री में करवा रहे थे? यानी कि पुस्तकालय का
मतलब सभी लोगों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि जागृत हो, पुस्तकालय का विकास हो। समझ गए? इन्हीं उद्देश्यों से वो ये काम कर रहे थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। सर मिर्जा इस्माइल या राय बहादुर ईसान, मास्टर मोतीलाल संघवी या अजीत सिंह? बोलिए जल्दी से क्या होगा। मास्टर मोतीलाल सिंह भी एक ऐसे पुस्तकालय अध्यक्ष थे जिन्होंने ये सेवा देना प्रारंभ किया था। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए इन्हें जाना जाता है, मास्टर मोतीलाल सिंघवी को। ठीक है? और ये इन पुस्तकों को, जिन पुस्तकों को वो सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जिन पुस्तकों के जरिए, उनका इंतजाम भी वो अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील क्या है? बताइए। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है ऑर्गेनिज्म जिसे जीव बोल रहे हैं, यहाँ है ऑर्गेनाइजेशन जिसे संगठन बोल रहे हैं, एक है इंस्टीट्यूशन जिसे संस्था बोल रहे हैं, और एक है सेंटर यानी केंद्र। अच्छा, हमने पढ़ा है कि पुस्तकालय, जो पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है, उसे हमने किस प्रकार पढ़ा है? हिंदी वाले स्टूडेंट्स, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ध्यान देना, वर्धनशील संस्था है। ठीक है? यहां हमको ऑप्शन में दिख गया इंस्टीट्यूशन, डायरेक्ट टिक करेंगे बगैर सोचे। इंस्टीट्यूशन, संस्था। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लेकिन ये जो यहां ऑप्शन है ये रॉन्ग होगा। ठीक है? क्यों होगा? उसके पीछे आप देखिए, यहां जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? यहां जो शब्द लिखा है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऑर्गेनिज्म है। अब बताइए, जबकि यहां ऑर्गेनिज्म भी दिया है। अब इंग्लिश वाले विद्यार्थी ऑर्गेनिज्म पर टिक करेंगे, लेकिन हिंदी वाले विद्यार्थी संस्था पर टिक करेंगे। समझ रहे? यहां बोर्ड के द्वारा जो आंसर माना गया था वो ऑर्गेनिज्म यानी जीव की तरह पुस्तकालय की वृद्धि के विकास को दर्शाया गया था। इसलिए यहाँ जो आंसर टिक होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है? तो आपको भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं करनी। यहाँ ये तो ठीक है कि इन्होंने ये सूत्र दिया था कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, नो डाउट। ठीक है? लेकिन उस संस्था के विकास को किस रूप में दर्शाया था? एक जीव के रूप में। ठीक है? ऑर्गेनिज्म के रूप में। यानी पुस्तकालय का विकास जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के रूप में होता है। ठीक है? एक जीव की तरह वृद्धि होती है पुस्तकालय की। इसीलिए उन्होंने ये जो पंचसूत्र 5वां सूत्र दिया था वो इस प्रकार था। ठीक है? और यहाँ जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑर्गेनिज्म। आगे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहना, डायरेक्ट टिक करना ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है? यानी जीव पर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन जिसका प्रकाशन जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है कि आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए, यानी उसकी आवृत्ति क्या है? किसकी आवृत्ति पूछी है ये आप बताइए जल्दी से। आपके पास टाइम बहुत कम है, समझ रहे हैं? मैं आपके सामने सोच रही हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने ज्यादा करा सकूं उतना मैं लेकर आ रही हूँ। भले ही मुझे कोई परेशानी हो, भले ही मैं तबीयत ठीक नहीं हो, फिर भी मैं आपके सामने आ रही हूँ कंटिन्यू क्लास लेकर। तो इसी उम्मीद से कि बच्चे पढ़ लें। ठीक है? तो आप लोग जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा और सारी वीडियोस को
शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, यानी ILA बुलेटिन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा, ठीक है, जिसका प्रकाशन जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये भी एक बात है कि इसका जो प्रकाशन है वो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है। इसकी आवृत्ति आपसे पूछी है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। द्वैमासिक यानी बाई मंथली होगी, या त्रैमासिक यानी क्वार्टरली होगी, या फिर मासिक यानी मंथली होगी, या फिर वार्षिक यानी एनुअली होगी? जल्दी से बता दीजिए। ILA की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1933 में। समझ गए? सबको पता है? नहीं पता हो तो याद रख लेना। मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे नहीं पता हो। ILA की स्थापना वर्ष 1933 में हुई थी, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी ILA बुलेटिन का प्रकाशन जो है वो किस रूप में किया जाता है? त्रैमासिक रूप में, ठीक है। क्वार्टरली रूप में इसका प्रकाशन किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकार प्रकाशन है, ये आपसे पूछा है। ग्रंथाना जो है वो आधिकारिक एक सरकारी प्रकाशन होता है। अब मुझे बताइए जिसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यानी NISCARE के द्वारा, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी NKC के द्वारा, या फिर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी RRRLF के द्वारा? जल्दी से आप बताइए। ग्रंथाना का आधिकारिक एक सरकारी प्रकाशन होता है जिसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करिएगा। ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन होता है जिसे राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? और इसका प्रकाशन, ग्रंथाना का प्रकाशन भी पूछ लिया जाता है। जब ये जिस टाइम पे इसका प्रकाशन शुरू हुआ था उस टाइम पे इसे मासिक रूप में, वार्षिक रूप में प्रकाशित किया जाता था। द्विवार्षिक यानी बाई ईयरली रूप में इसका प्रकाशन किया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से होता है, ठीक है। RRRLF के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़े। RRLF की स्थापना कब हुई थी? सभी को पता है 1972 में उनके 200वें जन्मदिन के अवसर पर। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1772 को, ठीक है। 1972 में इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही थी। उस वक्त इस संस्थान की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? मैंने अभी अभी बताया था एक क्वेश्चन पहले कि यहाँ से राजस्थान में जितने एग्जाम हुए हैं उस हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको अभी भी देखने को मिल सकता है, नो डाउट, लेकिन आप सबने इसको बार बार याद कर लिया होगा क्योंकि अब तक जितने एग्जाम पेपर करवाए हैं मैंने उनमें सभी में बताया है राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2006 में पारित किया गया था। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े। पुस्तकालय, चलिए आगे बढ़िए। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? लाइब्रेरी कैश इज कंसर्न विद। पुस्तकालय उपकर जो है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक पुस्तकालय या शैक्षिक पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी? जल्दी से बताइए। पुस्तकालय उपकर जो कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय से रिलेटेड मानेंगे, ठीक है। पुस्तकालय उपकर
लाइब्रेरी टैक्स ये बोल दो या लाइब्रेरी कैश बोल दो, ठीक है। ये जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का एक जरिया होता है, ठीक है, एक स्रोत के रूप में होता है, इसलिए ये सार्वजनिक पुस्तकालय से रिलेटेड होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? लाइब्रेरी कमिटी जो है वो किसका अंग है? लाइब्रेरी कमिटी इज द पार्ट ऑफ पुस्तकालय मानव संसाधन, लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्सेज, या पुस्तकालय वित्त, या पुस्तकालय कार्मिक, या फिर पुस्तकालय शासन, लाइब्रेरी गवर्नेंस, किसका एक अंग है? जल्दी से आप मुझे बताइए। पुस्तकालय समिति पूछा है, लाइब्रेरी कमिटी जो है वो किसका अंग माना गया है, यहां आपसे पूछा है। मेरे ख्याल से इनमें से आंसर भी आप देखकर राइट पर ही टिक करेंगे। पुस्तकालय मानव संसाधन कोई नहीं, पुस्तकालय वित्त भी नहीं, पुस्तकालय कार्मिक से नहीं, पुस्तकालय शासन, लाइब्रेरी गवर्नेंस से, ठीक है। लाइब्रेरी पुस्तकालय शासन जो होता है उसका ही एक अंग होता है पुस्तकालय कमेटी, ठीक है। लाइब्रेरी कमेटी जो है वो पुस्तकालय शासन का एक भाग माना जाता है, ठीक है। पुस्तकालय शासन क्या होता है? जिसे पुस्तकालय सलाहकार समिति और पुस्तकालय नियमों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है वो पुस्तकालय शासन होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय संग्रह कार्यक्रमों या सेवाओं या फिर बुनियादी ढांचे या संचार तंत्र पर इन सभी विश्वविद्यालय समुदाय के साथ में अगर संचार की सुविधा प्रदान की जाए तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं? पुस्तकालय शासन बोल रहे हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रेजेंट टाइम? ये उस समय पूछा था वर्ष 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कितने सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं बताइए जल्दी से। लगातार बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए रिप्लाई करो। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? 7, 6, 8 या फिर 5? बताइए। कितने हैं? किस पे राइट टिक करोगे? ऑप्शन नंबर ए 7, ठीक है ना। राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? 7। सातों मंडल पुस्तकालयों के मुझे नाम बताने की जरूरत है या पता है? पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दिखना चाहिए क्या होगा। चलिए एक बार मैं इनके सातों मंडल पुस्तकालय बता देती हूँ कि कौन कौन से वो सातों मंडल पुस्तकालय हैं, ठीक है। राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, क्लियर हुआ। एक तो राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर में है, एक राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर में है, ठीक है, एक राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में है, एक कोटा में है, एक बीकानेर में, एक भरतपुर में और एक उदयपुर में, ठीक है। यानी हमारे राजस्थान में 7 राजकीय मंडल पुस्तकालय हैं जो किस किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, ठीक है। याद रखना, इनको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए,
वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित हैं, यानी उन्हें किस विभाग के तहत संचालित किया जाता है, ये आपको बताना है। समाज कल्याण विभाग, या उच्च शिक्षा विभाग, या भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग। मेरे ख्याल से आंसर टिक कर पाएंगे। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ज्यादा टाइम मत लगाइए इसमें, ठीक है। राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय जो हैं वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना कब की गई थी? अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, 1956 में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई थी राजस्थान में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, इसमें थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि फिर से बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि भाई 1956 में हुई थी या फिर 2001 में हुई थी। देखिए, मैं इसका पूरा ही आपको बता दे रही हूँ कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जो है उसे वर्ष 1956 में भाषा निदेशालय के नाम से स्थापना की गई थी। 1956 में नाम क्या था? भाषा निदेशालय, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना। 1956 में भाषा निदेशालय के नाम से स्थापना की गई, जिसमें राज्य सरकार ने 31 जनवरी 2001 को राज्यादेश जारी किया। कब? 31 जनवरी 2001 को, ठीक है। राज्यादेश जारी करके सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को गति देने के उद्देश्य से भाषा विभाग को सार्वजनिक पुस्तकालयों से जोड़ा गया और इस विभाग का नाम, यानी भाषा निदेशालय विभाग का नाम ही भाषा एवं पुस्तकालय विभाग रखा गया, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। क्लियर हुआ ना? अब कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहना कि किस प्रकार से क्या सिस्टम था उसका, ठीक है। अब आगे बोलिए, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 17। सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया गया था? यह आपसे पूछा है, बताइए। पुस्तकालय और सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए, या फिर सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली, या सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए प्रलेखन पुनर्प्राप्ति प्रणाली, या फिर इसके लिए सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली? जल्दी से आंसर दीजिए। हम इन पर ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें और मैराथन क्लास भी लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा होगा? सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18। यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया? यानी यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र जो है उसमें किस वर्ष में संशोधन किया गया था? वर्ष 1978, 2006, 2009, 1994? बताइए जल्दी से। यूनेस्को का सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र यानी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के नाम से है, ठीक है, जिसमें किस वर्ष में संशोधन किया गया था? पहले तो मुझे ये बताइए कि इसे बनाया किस वर्ष में था? वर्ष 1949 में इस घोषणा पत्र को बनाया गया था, ठीक है। बताइए, क्लियर हुआ? जिसमें अंतिम बार संशोधन कब हुआ? यहां जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें से आप बता पाएंगे 78, 2006, 2009, 1994। आंसर क्या है? वर्ष 1994। 29 नवंबर 1994 में इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।
लेकिन अभी इसका अद्यतन जो संशोधन है वो 2021 में किया गया है। ठीक है, 2021 में इसका नवीनतम संशोधन किया गया है, मतलब अभी इसका 2021 में संशोधन हुआ। तो यहाँ अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1994 से ना पूछकर 2021 पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि लेटेस्ट जो इसमें ऐड हुआ है वो 2021 में हुआ है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये आपसे पूछा है, आप जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई। सभी लोग बता पाएंगे? मैंने बार बार ये बताया था, क्वेश्चन में बार बार पूछा भी गया है कि इफ्ला की स्थापना, जितने क्वेश्चन इफ्ला से रिलेटेड आए थे मैंने उनमें सब में यही बात की थी कि इफ्ला की स्थापना कब की गई। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होगा। 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना कहाँ की थी? वर्ष 1927 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? और इफ्ला का पूरा नाम भी आपको याद रखना है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में थे जो गलत आंसर दे रहे थे मैराथन में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन संशोधन किया गया और इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इस एंड इंस्टीट्यूशन शब्द को जरूर जोड़ के रखना अपने माइंड में। ठीक है, क्योंकि यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े जी, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक ऐसा कार्य विधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है? यानी संसाधन प्रबंधन या संसाधन साझा या संसाधन लेखा या संसाधन संकट। इसका आंसर आप जल्दी से रिप्लाई करिए, और मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है उसे संसाधन साझा बोलते हैं, रिसोर्स शेयरिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ। कौन सी आख्या से प्रकाशित हुआ था प्रथम संस्करण? ये आपसे पूछा है। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण किस आख्या से प्रकाशित हुआ था? मेरे ख्याल से सभी बच्चे आंसर दे पाएंगे। जो बड़ी सी आख्या है वही। ठीक है, और बड़ी सी हो सकता है चारों ऑप्शंस में जोड़ दें, तो थोड़ा इसको भी याद करना। एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। इस आख्या से डीडीसी के पहले संस्करण को प्रकाशित किया गया था, जिसमें पेजेस की संख्या कितनी थी? थोड़ा पता है क्या किसी को? बताइए। A classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of a library, मेलविल डिवी द्वारा लिखी गई थी। डीडीसी का पहला संस्करण इसी आख्या में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1876 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 23 संस्करण अब तक कुल प्रकाशित हुए हैं। जो 23वां संस्करण था वो वर्ष 2011 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण
जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था? चलिए आप थोड़ा पढ़िए, मेरी चाय ठंडी हो गई। आप थोड़ा पढ़िए और आंसर रिप्लाई करिए। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण है जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे जोड़ा गया था? ठीक है, यानी उसका डीवी का नाम उस आख्या में नहीं था, लेकिन उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे की साइड में उसे जोड़ा गया था। वो कौन सा संस्करण था, ये आपसे पूछा है। बताइए। डीडीसी का पहला संस्करण ही ऐसा संस्करण था जिसमें मेलविल डीवी का नाम नहीं था, लेकिन उसके मुख्य पृष्ठ के पीछे उनका नाम जोड़ा गया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पहले ही हमने चर्चा की है कि उसकी आख्या जो थी वो एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? इसके जब इसका प्रकाशन हुआ था उस वक्त इसके पेजेस जो थे, यानी फर्स्ट एडिशन में जो पेजेस की संख्या थी वो 44 पेज थी। ये भी याद रखना, क्योंकि पहले ये ट्रेंड में था, क्वेश्चन पूछा जाता था बार बार, अभी भी पूछा जा सकता है कि प्रथम संस्करण में कितने पेजेस की संख्या थी, तो 44 पेज थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे? लो पूछ भी लिया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में अभी हमने बात ही करी थी कि उसमें 44 पेज थे, और दोबारा आपसे पूछ ही लिया है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, राइट टिक कर देना है 44 पेज। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24। द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पूछा है कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वो किससे संबंधित है? पार्सली फैसेटेड, रिजिडली फैसेटेड, ऑलमोस्ट फैसेटेड या फ्रीली फैसेटेड? जल्दी से बताइए। सीसी जो है वो वर्गीकरण की कौन सी पद्धति के से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। पुस्तकालय वर्गीकरण की 6 प्रजातियां बताई थी हमने। ये पूछा है कि सीसी जो है वो कौन सी प्रजाति से रिलेटेड है। आप जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? सीसी जो है वो फ्रीली फैसेटेड यानी निर्वाध फैसेटेड, फ्रीली फैसेटेड से संबंधित है द्विबंधु वर्गीकरण। ठीक है, डीडीसी कौन सी थी? एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम थी, पता है आपको। और ये कौन सी है? पक्षात्मक यानी फैसेटेड क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, ये पक्षात्मक वर्गीकरण की पद्धति है। क्लियर हुआ? सीसी को एस.आर. रंगनाथन ने विकसित किया, कॉलन क्लासिफिकेशन को वर्ष 1933 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। अब तक इसके 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 7 संस्करण आपको क्रम में याद रखने हैं। 1933, 39, 50, 52, 57, 60। ठीक है, 63 में उसका 60 का संशोधन हुआ था, और 87 में 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार से क्रम आपको याद रखना है। किसी भी कॉलन क्लासिफिकेशन के किसी भी संस्करण को यहाँ उठाकर पूछ लिया जाएगा कि बताइए 5वें संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, तो आपको वर्ष में कंफ्यूजन मत रखना, सभी वर्ष को ढंग से याद करके जाना। ठीक है, सीसी को ही विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक कहा जाता है, यानी एनालिटिको सिंथेटिक पद्धति भी बोला जाता है। क्या नाम ले रही हूं मैं? एनालिटिको सिंथेटिक पद्धति। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ अगर एनालिटिको सिंथेटिक नाम भी आए तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें, वहां कॉलन क्लासिफिकेशन टिक करें। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु
निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में इन दो बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी इस सिंबल को हम कॉलन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि द्विबिंदु, ठीक है ना। ये पूछा है कि यहाँ जो ये दो बिंदु हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 0 का या फिर ओल्ड शून्य का या 2 शून्य या नवीन शून्य, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच्चों को नया दिखा होगा, आप जल्दी से यहाँ इसका आंसर करिए, जिन्होंने पढ़ा है वो इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। द्विबिंदु वर्गीकरण की एक पद्धति है, क्लासिफिकेशन की एक स्कीम है, जो रंगनाथन के द्वारा विकसित की गई थी वर्ष 1933 में, ठीक है। पहला प्रकाशन इसका 1933 में हुआ, 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें द्विबिंदु यानी कि नवीन शून्य, द्विबिंदु जो है वो नवीन शून्य का प्रतिनिधित्व करता है, न्यू 0 का। क्लियर हुआ?